तो गोजो कितना पावरफुल कैरेक्टर है मुझे ये बताने की जरूरत तक नहीं है, लेकिन व्हाट इफ अगर गोजो अलग एनीमे कैरेक्टर से बैटल करता है, मतलब अलग एनीमे के पावरफुल कैरेक्टर से अगर गोजो का बैटल होता है तो क्या गोजो उन सबको भी डिफीट कर सकता है या नहीं। मतलब व्हाट अबाउट गोकू, साइतामा, माकिमा, मैश बर्डेंट, संग जिनवू, लूफी, डेकू और न जाने कितने कैरेक्टर्स, क्या गोजो इन सब कैरेक्टर्स को भी अपनी ट्रू पावर से बीट कर सकता है या ये सब कैरेक्टर्स गोजो के ऊपर भारी पड़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम गोजो का कंपैरिजन एक एक करके इन सब एनिमे कैरेक्टर्स के साथ करेंगे एंड ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनमें से कोई कैरेक्टर है जो गोजो को डिफीट कर पाए। बट सब कुछ शुरू होने से पहले एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हर एनिमे का अलग अलग पावर लेवल होता है, तो कभी जेजेके का पावर लेवल हाई होगा, कभी किसी और एनिमे का, तो ये कंपेयर मत करना कि पावर लेवल सेम है वगैरह वगैरह, समझे ना। तो चालू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माय हीरो एकेडमिया के डेकू की। तो डेकू माय हीरो एकेडमिया का मेन प्रोटैगनिस्ट है जो क्वर्कलेस पावर्स के साथ पैदा हुआ था, लेकिन बाद में से वन फॉर ऑल नाम की सबसे पावरफुल क्वर्क मिलती है और इसी रीजन की वजह से डेकू के पास 7 डिफरेंट क्वर्क्स आ जाती है, लेकिन वो गोजो के ऊपर असर नहीं कर सकती क्योंकि डेकू की जितनी भी क्वर्क्स है उससे वो सिर्फ फिजिकल अटैक्स कर सकता है एंड गोजो के ऊपर फिजिकली अटैक्स का कोई असर नहीं होता, उसकी इन्फिनिटी ही काफी है डेकू के लिए। और अब नंबर 2 पे बिल्कुल सेम इसी की तरह वन पीस से लूफी। अब मैंने इसको डेकू के साथ कंपेयर इसीलिए किया क्योंकि ये भी गोजो का घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकता। अब हमें पता है कि लूफी जब 5th गियर में आया था तो उसने डेविल फ्रूट को अवेक कर लिया था, जिस वजह से ये लाइटनिंग्स को अपने हाथों से पकड़ रहा था एंड अपनी बॉडी को जितना चाहे उतना इलास्टिक कर रहा था। लेकिन इन सब चीजों को साइड में रख के एक बात मैटर करती है एंड वो है पावर लेवल्स। अब जेजे के यूनिवर्स का पावर लेवल वन पीस से काफी ज्यादा है, इसीलिए गोजो की लिमिटलेस टेक्निक या उसकी इन्फिनिटी के ऊपर कोई असर नहीं कर पाएगा लूफी। भले लूफी अपने 5th गियर में आए लेकिन तब भी वो गोजो की इन्फिनिटी को ब्रेक या पेनिट्रेट नहीं कर सकता, तो गोजो उसे भी आराम से बीट कर देगा। एंड जहां तक गोजो के अटैक्स की बात आती है तो पर्पल, ब्लू, रेड ये सब अटैक लूफी के ऊपर वर्क करेंगे एंड डेकू के ऊपर भी डेफिनेटली करने वाले हैं। अब नंबर 3 पे आ जाते हैं डिमन स्लेयर के ऊपर, जहां पे हम तांजीरो या फिर योरिची की बात करते हैं। अब योरिची हिस्ट्री का सबसे पावरफुल डिमन स्लेयर था एंड जब मुज़ेन के साथ तांजीरो बैटल कर रहा है एंड डिमन बन चुका है तो वो भी काफी पावरफुल हो चुका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये दोनों यूजर्स सन ब्रीदिंग का यूज करते हैं। सन ब्रीदिंग की वो टेक्निक थी जिससे बाकी सब ब्रीदिंग्स को डिराइव किया गया। योरिची ने अपनी इस ब्रीदिंग से लगभग मुज़ेन को मार दिया था, बट यहाँ पे मेन पॉइंट वही आता है कि गोजो की इन्फिनिटी के आगे ये भी कुछ नहीं है। भले तुम सन ब्रीदिंग की सारी फॉर्म्स को एक साथ यूज कर लो, लेकिन गोजो के ऊपर वो असर नहीं कर सकती। तुम तांजीरो की बात करो या योरिची की बात करो, लेकिन गोजो की इन्फिनिटी को ब्रेक करना दोनों के बस में नहीं है। लेकिन अब इस बैटल को बनाते हैं मजेदार, क्योंकि नंबर 4 पे हम बात करेंगे मैश बर्डेंट की। अब मैशल मैजिक एंड द मसल के मेन प्रोटैगनिस्ट मैश को तो आप जानते ही होंगे, जो कि विदाउट मैजिक पैदा हुआ था, लेकिन उसकी फिजिकल एबिलिटीज इतनी ज्यादा कमाल की है कि वो कुछ भी कर सकता है। अपनी फिजिकल एबिलिटी से मैश लिटरली भूचाल ला सकता है। और जिन भी लोगों को ऐसा लगता है ना कि गोजो की तो पावर लेवल एकदम यहाँ पे है, मैश उसका क्या घंटा उखाड़ेगा कुछ, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर तुम मैश के फीट से एक बार सुन लो, इसकी ट्रू पावर्स को एक बार जान लो, तो तुम खुद कहोगे कि हाँ भाई ये गोजो क्या जेजेके के हर कैरेक्टर को पेल सकता है। तो अब सबसे पहली बात कि मैश फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल है, इसीलिए गोजो के वो नॉर्मल अटैक जैसे ब्लू टेक्निक, रेड टेक्निक या पर्पल होलो टेक्निक वो सब मैश के ऊपर असर करेंगे ही नहीं। उसकी बॉडी के ऊपर इन अटैक्स का कोई असर होगा ही नहीं। एंड सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैश इनसे आराम से डॉज कर सकता है। गोजो जितने चाहे अटैक मैश के ऊपर मार ले, मैश की स्पीड ऑफ साउंड से 1000 गुना ज्यादा तेज है, जो कि हमने डूम के खिलाफ बैटल में देखी थी। मैश ने पंच स्क्वाड की हेल्प से एक ही सेकंड के अंदर 65,000 पंचेस प्रोड्यूस किए थे। मतलब सोच के देखो, एक सेकंड में मैश ने 65,000 मुक्के मार दिए थे। तो अब देखो भाई गोजो कहां स्टैंड कर रहा है। मैश ने एक पूरे कॉन्टिनेंट को अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से पुश कर दिया था। इनोसेंट जीरो जिसके पास टाइम स्पेस का कंट्रोल था उसे भी बीट कर दिया था। मैश एंड डूम के बैटल में जब डूम ने अपने एक पावरफुल स्लैश मैश के ऊपर मारी थी तो मैश ने जस्ट अपनी आईलेट से उस स्वॉर्ड को रोक दिया था। मतलब उसके आईलेट के मसल इतने पावरफुल है जो डूम की स्वॉर्ड को रोक पाए। अगर तुम्हें डूम के बारे में नहीं पता तो इतना मान लो कि ये अकेला प्लैनेटरी लेवल कैरेक्टर है। एंड सबसे लास्ट में जब मैश गॉड के पास गया था गॉड से मिलने, तो उसने गॉड के डोर को भी ब्रेक कर दिया था। अब ये गॉड का डोर कोई सिंपल डोर नहीं है, हजारों लाखों सालों से कितना ही पावरफुल यूजर आ जाए कोई इसे ब्रेक नहीं कर पाया, बट मैश ने बोला चल ये ले यार। तो अब तुम इन फीट्स को सुनने के बाद खुद मुझे बताओ कि क्या गोजो का कोई फीट इसके लेवल का भी है। अब यहाँ पे कई लोग आके ये बोलेंगे कि गोजो के पास उसकी इन्फिनिटी है, अगर मैश उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता भी है तो गोजो के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ऐसा नहीं होगा। क्योंकि भाई लोगों ध्यान से सुनो, गोजो की इन्फिनिटी की एक लिमिट है। अगर उसकी इन्फिनिटी लिमिट लेस होती
होती तो सुकुना तो उसे मार ही नहीं पाता। सुकुना ने भी उसकी इन्फिनिटी की लिमिट्स को ब्रेक किया एंड तभी तो वो गोजो का किटकैट बना पाया। तो अगर सुकुना गोजो की इन्फिनिटी के लिमिट्स को तोड़ सकता है तो मैश भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि मैश की फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। वो अपने पंचेस से गोजो की इन्फिनिटी को ब्रेक कर सकता है। और इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल है मैश वर्सेस कैरपैकियो की ये फाइट। अब अगर तुम्हें कैरपैकियो के बारे में नहीं पता तो इसकी पावर्स ही यही है कि अगर इसके ऊपर कोई अटैक करे तो वो अटैक इसके सामने वाले अपोनेंट पे ही लग जाता है। एंड ये पावर्स कैरपैकियो को मिली थी खुद गॉड से। एंड अगर तुमने एनीमे देखा है तो मैश ने कैरपैकियो को भी बीट कर दिया था। मतलब उसने इसको इतना मारा कि गॉड्स की लिमिट्स टूट गई। मतलब मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैश किसी की भी लिमिट्स को तोड़ सकता है। एंड गोजो पिछले लिस्ट में जितने भी कैरेक्टर्स थे उन्हें बीट इसीलिए कर पाया क्योंकि उसका लेवल बहुत ज्यादा था उनसे, लेकिन मैश एक अलग लेवल का बीइंग है। तो अब कई गोजो फैंस आके आर्गुमेंट करोगे, चल ठीक है मान लिया कि मैश उसकी इन्फिनिटी को तोड़ दे, बट व्हाट अबाउट डोमेन एक्सपेंशन। गोजो का डोमेन एक्सपेंशन लिटरली कमाल का है। इन्फिनिटी वॉइड के अंदर अगर मैश गया तो डेफिनेटली उसके ब्रेन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि मैश का दिमाग बहुत कमजोर है, हमें ये बात अच्छी तरह पता है। सो या डोमेन एक्सपेंशन वो मूव है जिससे शायद गोजो मैश को थोड़े टाइम तक रोक सके। अब थोड़े टाइम तक इसीलिए मैंने कहा क्योंकि मैश फाइट बैक डेफिनेटली करेगा, वो मरेगा नहीं, क्योंकि मैश ने इनोसेंट जीरो को मार दिया था जो कि उसके यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट कैरेक्टर है एंड टाइम एंड स्पेस को मैनिपुलेट करता है। मतलब जो बंदा टाइम को मैनिपुलेट करने वाले आदमी को इतने आराम से मार दे वो गोजो को मार सकता है यार। एंड अब लास्टली एक और बात को ऐड करना चाहूंगा एंड वो है पावर लेवल। जेजे के यूनिवर्स का पावर लेवल मैश के यूनिवर्स से कम है, इसीलिए गोजो मैश को बीट नहीं कर सकता। जहां पे गोजो मोस्ट प्रोबेबली एक कंट्री लेवल कैरेक्टर होगा, लेकिन मैश एक प्लैनेटरी लेवल कैरेक्टर है जो कि पूरे प्लैनेट को एक साथ हरा सकता है। बाकी तुम लोग अपना ओपिनियन बता दो कि क्या डोमेन एक्सपेंशन से गोजो मैश को बीट कर सकता है या नहीं। क्या नंबर 5 नारुतो। अब इस कैरेक्टर के बारे में बताने की तो मुझे जरूरत तक नहीं है। नारुतो के स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस इतने तेज है कि गोजो के कई अटैक से तो वो ऐसे ही बच जाएगा। मतलब अगर हम साइड बाय साइड नारुतो एंड गोजो को कंपेयर करें तो नारुतो उसके कई अटैक से आराम से डॉज कर सकता है अपने मैक्स स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस से, जो कि स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा तेज है। मतलब गोजो की वो सो कॉल्ड पर्पल होलो टेक्निक का भी नारुतो के ऊपर कोई असर नहीं होगा क्योंकि वो उसे डॉज कर जाएगा। जब मादरा ने एक लाइट स्पीड का अटैक नारुतो के ऊपर मारा था तो नारुतो उससे भी डॉज कर गया था। एंड लास्टली नारुतो के पास शैडो क्लोन जुत्सु है जिससे वो पूरी तरह कंफ्यूज कर सकता है गोजो को। इसके साथ साथ उसने कागिया को भी ओवरपावर्ड कर दिया था, वो भी अपनी सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से भाई। लास्टली नारुतो मैटर तक को इरेज कर सकता है, बट क्या इतनी पावर्स काफी है गोजो को बीट करने के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट बात अगेन आ जाती है गोजो की इन्फिनिटी। अब मैश गोजो की इन्फिनिटी को पेनिट्रेट इसीलिए कर पाया था क्योंकि उसका पावर लेवल कुछ अलग ही लेवल पे है। मतलब वो इतने पंचेस एक सेकंड में प्रोड्यूस कर सकता है जिससे वो इन्फिनिटी को ब्रेक कर सकता है। बट क्या नारुतो अपने जुत्सु से ऐसा कर पाएगा? ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि नारुतो की फिजिकल स्ट्रेंथ मैश के लेवल की नहीं है एंड उसके जुत्सु भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, बट आई डोंट थिंक इतने पावरफुल होंगे जो गोजो की इन्फिनिटी को डायरेक्टली पेनिट्रेट कर पाए। हालांकि नारुतो ने तोनारी को एक पंच में सुला दिया था एंड ये तोनारी कोई सिंपल बीइंग नहीं है, इसने पूरे मून को एक सेकंड में स्लैश कर दिया था, यानी ये प्लैनेटरी लेवल तक तो है। एंड अगर नारुतो एक प्लैनेटरी लेवल कैरेक्टर को हरा सकता है तो भाई तुम सोचो इसका लेवल भी कहां पे होगा। लेकिन अब यहीं पे आता है नारुतो का बेरॉन मॉड, जिस मॉड के अंदर नारुतो लिटरली इतना पावरफुल हो गया था कि किसी के भी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। सो या अगर नारुतो गोजो की इन्फिनिटी को पेनिट्रेट कर पाता है तो मे भी वो गोजो को डिफीट कर देगा। लेकिन यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है एंड वो है गोजो के डोमेन एक्सपेंशन का। अगर गोजो अपने डोमेन एक्सपेंशन को खोल देता है तो वो नारुतो को बीट कर देगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि निंजास के चक्रस की वजह से उनके सेंसेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और इसी रीजन की वजह से नारुतो के पास सुपर सेंसेस है। गोजो कोई भी अटैक करने की कोशिश करेगा नारुतो को पहले ही सेंस हो जाएगा, नारुतो उसे डॉज करेगा एंड गोजो के ऊपर फिर से अटैक करना चालू कर देगा। बट गोजो की इन्फिनिटी फिर से बीच में आएगी, गोजो अगर अटैक करेगा तो नारुतो सुपर स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस से उससे बचता रहेगा। ओवरऑल ये बैटल मे बी टाई होने की ओर जा रहा है। मतलब तुम खुद सोचो, हमें ये बात कंफर्म पता नहीं है कि नारुतो इतना सुपीरियर है जो इन्फिनिटी को तोड़ पाए या नहीं, लेकिन गोजो के कोई भी अटैक का नारुतो के ऊपर लगना भी नामुमकिन है क्योंकि उसकी स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा तेज है। एंड जहां तक डोमेन एक्सपेंशन की बात आती है तो नारुतो पहले ही सेंस कर लेगा उसे। मतलब ओवरऑल तुम इस बैटल को ड्रॉ मान सकते हो। बाकी तुम्हारा ओपिनियन क्या है? कमेंट खुला है। अब इसके बाद आता है नंबर 6 डेथ नोट से लाइट यागामी। अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लाइट जस्ट डेथ नोट में उसका नेम लिखेगा एंड गोजो का काम तमाम। मतलब गोजो खुद इतना पावरफुल है कि अगर वो एक गोल्ड स्लैश भी उसको मार देता है तो लाइट का काम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर लाइट कोई दूसरी कंट्री में भी बैठा है एंड अगर उसे गोजो के बारे में पता होगा कि वो कैसा दिखता है एंड उसका पूरा नाम, तो वो गोजो को डेथ नोट से 1 सेकंड में मार सकता है। हाँ, मतलब 40 सेकंड में।
एंड अब नंबर 7 चेनसो मैन से माकिमा। अब इन दोनों कैरेक्टर्स का कंपैरिजन लिटरली नेक्स्ट लेवल होगा क्योंकि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। अब सबसे पहली बात तो ये कि क्या माकिमा के पास गोजो की इन्फिनिटी को ब्रेक करने का कोई रास्ता है? शायद हाँ, क्योंकि हमें पता है कि माकिमा के पास एक काफी यूनिक एबिलिटी है, उसके रिचुअल्स, जिसके अकॉर्डिंग वो किसी को भी मार सकती है एंड किसी की भी लाइफ को एक्सचेंज कर सकती है उसके साथ। माकिमा किसी भी रैंडम पर्सन से गोजो का नाम बुलाएगी एंड फिर उस रैंडम पर्सन को मारेगी एंड उससे गोजो ऑटोमेटिकली मारा जाएगा। तो अगर यहाँ पे गोजो की इन्फिनिटी वर्क कर गई, जो कि आई थिंक नहीं करेगी क्योंकि एक टेलीकिनेसिस अटैक है, तो शायद गोजो बच जाए, लेकिन अदरवाइज माकिमा इससे ऐसे मार सकती है। लेकिन यहाँ पे कई लोग कहेंगे भाई तू 1v1 बैटल करना, माकिमा के पास कोई और बंदे आ जाए फिर उनका यूज करे वो गोजो के ऊपर, तो ये तो नाइंसाफी हुई। हम बैटल 1v1 डिस्कस कर रहे हैं। तो यस, अगर 1v1 बैटल होता है तो माकिमा के पास सेकंड एबिलिटी आती है कंट्रोलिंग की। माकिमा किसी को भी कंट्रोल कर सकती है बट गोजो को कंट्रोल करना नहीं। गोजो जैसे बीस्ट को कंट्रोल करना माकिमा के बस में ही नहीं है, तो इसको तो छोड़ ही दो। अब थर्ड बात आती है कि माकिमा ने एक ही शॉट से डेंजी को सीधा स्पेस में पहुंचा दिया था, जो कि नेक्स्ट लेवल फेट है, लेकिन शायद गोजो की इन्फिनिटी को ये तोड़ नहीं पाएगा। लेकिन अब थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि माकिमा फिजिकली उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो बुलेट से भी मर जाती है जो हमने देखा ही था सीरीज पे, बट शी इज अ डेविल हरसेल्फ एंड डेविल्स के डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से माकिमा जब भी मरती है तो वो अपनी लाइफ को एक्सचेंज कर सकती है किसी रैंडम इंसान के साथ। मतलब अगर तुमने माकिमा को मार दिया तो वो अपने पूरे डैमेज को जापान के किसी रैंडम आदमी में शिफ्ट कर सकती है, जिससे वो रैंडम इंसान तो मर जाएगा लेकिन माकिमा फिर से जिंदा हो जाएगी, जो कि माकिमा को ऑलरेडी इमॉर्टल बना देता है। अब अगर तुम ध्यान से सोचो तो जापान की पॉपुलेशन 126 मिलियन की है, तो यानी कि अगर गोजो माकिमा को एक बार मार भी देता है अपने ब्लू, रेड, पर्पल या डोमेन एक्सपेंशन से, तो माकिमा फिर से जिंदा हो जाएगी एंड माकिमा के बदले कोई एक नॉर्मल आदमी मारा जाएगा। अगर गोजो को माकिमा को मारना है तो उसे जापान की 126 मिलियन पॉपुलेशन को एक साथ तबाह करना होगा, तब जाके मरेगी वो। और अगर ऐसा नहीं है तो गोजो को माकिमा को 126 मिलियन टाइम्स मारना पड़ेगा, तब वो मर जाएगी। और इसीलिए यहाँ पे एक और बात आती है कि माकिमा के पास टेलीपोर्टेशन भी है, तो अगर गोजो ब्लू, रेड या पर्पल टेक्निक का यूज करने लगा एंड माकिमा को 5-6 बार मार भी देता है, तब भी माकिमा वहां से टेलीपोर्ट होके भाग जाएगी। अगर वो टेलीपोर्ट नहीं होती है एंड मान लो गोजो ने डोमेन एक्सपेंशन ही यूज कर दिया है, तब तो शायद वो माकिमा को इतने टाइम मार सके। बट यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट आता है, वो है माकिमा के कॉन्ट्रैक्ट्स। वो इतने पावरफुल डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है जो गोजो के डोमेन एक्सपेंशन को बाहर से ही तोड़ दे, जिससे फिर से बच जाएगी वो। ओवरऑल मतलब यही हुआ कि एक बार अगर माकिमा गोजो के डोमेन एक्सपेंशन के अंदर आ जाती है तो गोजो 126 मिलियन टाइम्स माकिमा को मार सकता है, बट माकिमा भी डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना के उसके डोमेन एक्सपेंशन को ब्रेक कर सकती है। श्योर नहीं हूं मैं, तो स्टेलमेट पे ही रखो इसे, मतलब दोनों में से कोई भी जीत सकता है, डिपेंड करता है कि सिनेरियोस क्या है एंड माकिमा के रिचुअल परफॉर्म कर रही है एंड क्या गोजो के ऊपर असर हो रहा है उसका या नहीं। लेकिन अब नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 8 वन पंच मैन से साइतामा की। तो देखो, अब सीधी तरह एक ही बात कहूंगा कि वन शॉट, गोजो एक शॉट में हारने वाला है। तुमने अगर इस लिस्ट को ध्यान से नोटिस किया होगा तो पहले हमने कुछ ऐसे कैरेक्टर्स की बात की जो कि गोजो को कुछ नहीं कर सकते, मतलब गोजो को टच भी कर दे तब भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। फिर हमने ऐसे कैरेक्टर्स की बात की जो कि स्टेलमेट में बैटल खत्म कर रहे हैं, फिर ऐसे कैरेक्टर्स की बात की जो कि शायद गोजो को बीट कर सकते हैं। लेकिन अब आगे आने वाले लिस्ट में वो कैरेक्टर्स है जो कि 100% गोजो को बीट कर देंगे एंड इन कैरेक्टर से उल्टा डर के गोजो भागेगा। और उसी में से सबसे पहले है साइतामा। वन पंच मैन का मेन प्रोटैगनिस्ट साइतामा एक पंच में किसी को भी सुला सकता है। इस बंदे ने लिटरली अपने फाट से जुपिटर से अर्थ तक का डिस्टेंस कवर कर लिया था, एक स्नीज से पूरे जुपिटर को उड़ा दिया था, कॉस्मिक गारो से बैटल करते टाइम वॉइड बना दिया था पूरे स्पेस में, स्टार्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, उन्हें मूव कर दिया था एंड गैलेक्सी लेवल फीट्स शो किए थे। मतलब लास्ट में तुम बस इतना समझ लो कि साइतामा की ट्रू स्ट्रेंथ एंड स्पीड नेक्स्ट लेवल पे है, मे भी उसकी स्पीड ऑफ लाइट के आसपास है। इसीलिए जब तक गोजो अपना अटैक करेगा साइतामा अपना काम कर चुका होगा, गोजो उसे देख भी नहीं सकता, इतना तेज है वो। डोमेन एक्सपेंशन खोलने से पहले ही साइतामा उसे पंच टिका चुका होगा एंड एक ही पंच से गोजो मर चुका होगा। गोजो के डोमेन एक्सपेंशन का साइतामा के ऊपर असर हो ही नहीं सकता क्योंकि वो इन सब अटैक से ऑलरेडी इम्यून है, मैजिकल अटैक से। एंड सेकंड बात कि गोजो की इन्फिनिटी भी कुछ नहीं कर सकती। अगर मैश गोजो की इन्फिनिटी को तोड़ सकता है तो भाई ये तो साइतामा है, ये तो एक पंच में तोड़ देगा उसके लिमिट्स को। मतलब एक बात है कि गोजो के फैंस सोचते हैं कि गोजो के पास इन्फिनिटी है तो कोई भी एनिमे कैरेक्टर आ जाए वो गोजो को टच भी नहीं कर सकता, बट भाई ऐसा नहीं है। गोजो की इन्फिनिटी की एक लिमिट है, जैसे सुकुना ने उसको औकात दिखाई थी उस तरह से। तो साइतामा 1-2 पंचेस में ही उसके लिमिट्स को ब्रेक कर सकता है, ये लेवल है उसका, मतलब इजीली डिफेंड कर देगा यार। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 9 गोकू की। अब
खुद देख लो तुम, गोकू इतना सुपीरियर कैरेक्टर है जो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेज ट्रैवल कर सकता है। गोकू ने यूनिवर्स 7 को शेक कर दिया था अपनी एक फाइट से, वो यूनिवर्स 7 जिसमें मल्टीपल यूनिवर्सेस है, यानी गोकू सीधी तरह से एक यूनिवर्सल लेवल कैरेक्टर है। और अगर तुम गलती से मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म को ऐड कर देते हो तब तो गोजो का पता नहीं क्या होगा। इस फॉर्म के अंदर गोकू की बॉडी खुद ब खुद मूव करती है एंड उसके सेंसेस उसकी बॉडी के ऊपर चलते हैं, जिस वजह से गोजो जो भी अटैक करने वाला होगा गोकू से पहले ही बच चुका होगा। मतलब तुम ये समझो कि गोकू एंड साइतामा दो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि भाई नहीं देख सकता गोजो उन्हें, मतलब ही नहीं है। बाकी तुम्हें इनकी स्ट्रेंथ का तो पता ही है, एक ही पंच लगेगा एंड गोजो की ऑटोमेन एक्सपेंशन घंटा वर्क नहीं करने वाला इन दोनों के ऊपर। ऊपर से इनकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि उनको खोलने से पहले ये गोजो की बैंड बजा चुके होंगे। और अब लास्टली बात करते हैं नंबर 10 सोलो लेवलिंग से संग जिन वू की। संग भी काफी आराम से गोजो को डिफेट करने वाला है। कई लोगों को लगता है कि गोजो संग को बीट कर देगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने सोलो लेवलिंग की मागवा पढ़ी है तो इसके लास्ट में संग ने टेरिटरी ऑफ एटर्नल रेस्ट नाम के एक पूरे रेलम पे पूरा कंट्रोल ले लिया था एंड ओमनीपोटेंट बीइंग बन चुका था। अब ओमनीपोटेंट का मतलब होता है कि संग कुछ भी कर सकता है, जो भी उसके मन में आए संग वो करके देगा आपको अपनी इस डायमेंशन के अंदर। सेकंड की संग के पास टाइम ट्रांसैक्ट की एबिलिटी है जिससे ये टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है। मतलब तुम खुद सोचो यार कि संग का पावर लेवल कहां स्टैंड करता है गोजो के कंपैरिजन में। जो बंदा ओमनीपोटेंट पावर्स को होल्ड करता है, डायमेंशन मैनिपुलेशन कर सकता है, टाइम को ट्रांसैक्ट कर सकता है, वो काफी आराम से गोजो को डिफेट कर सकता है। एंड लास्टली इन्फिनिटी का भी कोई असर नहीं होगा क्योंकि संग की ट्रू पावर्स नेक्स्ट लेवल पे है जो इन्फिनिटी को सेकंड्स में ब्रेक कर सकता है। और अगर समझ नहीं आई तो सोलो लेवलिंग की मागवा पढ़ लेना एक बार। लेकिन लास्ट में ये थे 10 पॉपुलर एनिमे के कुछ 10 पावरफुल कैरेक्टर्स जिनका कंपैरिजन हमने गोजो के साथ किया। और बाकी तुम लोगों का इन सब बैटल्स के ऊपर पर्सनल ओपिनियन क्या है आप हमें कमेंट में बता सकते हो। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन तो भाई यही है। अब अगर लास्ट में तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक एंड शेयर तुम कर सकते हो। एंड गोजो फैंस यार बिना मतलब की हेट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि रियलिटी इज रियलिटी। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले बेल आइकन को जल्दी ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।